हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है कृष्णा गौड़, भरतपुर से लाइव हूँ मैं। और थर्ड लेसन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट करूँगा पहले उसको देखें, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझ लेंगे आपके कुछ भी समझ में यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड लेसन की। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस के पार्ट्स की। एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी पता ही होता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट्स में एक सेंटेंस को हम बांटते हैं। लेकिन इस लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि आज तक आपने सब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ कर्ता के रूप में जाना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट केवल कर्ता नहीं होता, कर्ता से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सब्जेक्ट 9 तरह के होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो लेसन है आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं मिलता, क्योंकि आप जानते ही नहीं है ठीक से सेंटेंस में सब्जेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं, थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि किसी भी सेंटेंस के दो भाग होते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट की अपेक्षा प्रेडिकेट वाला भाग ज़्यादा भारी होना चाहिए। इसे लिंग्विस्टिक्स में द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपनसेशन कहते हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। आपने बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बनाते देखे होंगे, राम सिंग्स, सीता डांसेज, ही गोज, शी कम्स, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपने देखे होंगे जो तो दो दो वर्ड में सिमटा दिए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज का ये प्रिंसिपल है कि आप जब भी एक सेंटेंस बनाएं तो उस सेंटेंस के अंदर जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट की तुलना में प्रेडिकेट उसका भारी होना चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये दोस्तों, ये जो मैं आपसे अभी जो बात कर रहा हूँ ना, जिसको हम बोल रहे हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 5 होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं SVOCA। तो S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अब मैं इसके अगर पार्ट करूँ, मैं आपसे कहूँ इनको सेंटेंस में पार्ट करो, तो यहाँ से हम बीच में एक बॉर्डर डाल देंगे। तो इसका मतलब अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो भागों में हम किसी भी सेंटेंस को डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट में अकेला सब्जेक्ट होता है और दूसरे पार्ट में VOCA। इन पाँचों में से कोई भी एक या एक से ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात को समझना कि ये जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का पार्ट होता है, इस सब्जेक्ट की तुलना में प्रेडिकेट का पार्ट हमेशा भारी होना चाहिए। और इसे हम क्या कहते हैं लिंग्विस्टिक्स में? लिंग्विस्टिक्स मतलब होता है दोस्तों भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान में हम कहते हैं, इसको कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति। तो इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहीं पे चिल्ड्रन प्ले बोलना है तो चिल्ड्रन प्ले की अपेक्षा आप क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से चिल्ड्रन प्ले हेयर, चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक, है ना, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। कुछ भी आप इसमें आगे जो भी आपको ज़रूरत के हिसाब से लगाना है आप उसको लगा के सेंटेंस को कम से कम सब्जेक्ट की तुलना में प्रेडिकेट का पार्ट इसका भारी कर दीजिए। यानी कि एक शब्द अगर सब्जेक्ट में है तो प्रेडिकेट में कम से कम 2 शब्द या उससे ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि इसको हम बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपनसेशन। आइए दोस्तों, अब सीखेंगे हम सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट का जो मीनिंग होता है वो आमतौर पर क्या होता है, डूअर, करता। अगर हम किसी से भी पूछते हैं कि व्हाट इज़ एन सब्जेक्ट, वो बोलेंगे सर दिस इज़ अ डूअर। ये एक कर्ता होता है। हिंदी मीडियम वालों को ये पढ़ाया जाता है कि सब्जेक्ट जो है वो एक कर्ता होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सब्जेक्ट केवल कर्ता नहीं होता, इससे काफ़ी बढ़ के होता है ना। और इसमें हम जानेंगे कि मोटे मोटे इसके जो होते हैं वो 9 प्रकार होते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, 10वां प्रकार भी एक होता है, लेकिन वो 9 में ही कहीं ना कहीं शामिल होता है। तो आप उसको बोल सकते हैं मुख्य तौर पर सब्जेक्ट 9 प्रकार के होते हैं, जबकि आपने केवल और केवल इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा हुआ है डूअर। और इसीलिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज में दिक्कत आती है, क्योंकि आप सब्जेक्ट को पकड़ ही नहीं पाते। अब मुझे एक बात बताइएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अगर आप कहते हैं सब्जेक्ट का मतलब होता है सर कर्ता, कर्ता मतलब वो व्यक्ति जो कोई काम करता है। तो जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि भरतपुर इज़ द ईस्टर्न गेट ऑफ राजस्थान, मैं आपको ये सेंटेंस दे रहा हूँ, भरतपुर इज़ द ईस्टर्न गेट ऑफ राजस्थान। तो इसमें भरतपुर क्या कर रहा है सर? तो इसमें 2 बातें हो गई, या तो इसमें भरतपुर कुछ कर रहा है या फिर इसमें भरतपुर सब्जेक्ट है ही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ माई पेन इज़ ऑन द डेस्क, मेरा पेन डेस्क के ऊपर है। तो इसमें पेन क्या कर रहा है? नाच रहा है, गा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, कर क्या रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। तो फिर इसका मतलब या तो इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है या फिर पेन कुछ ना कुछ कर रहा है। तो इस तरह के ढेरों सेंटेंसेस आपके सामने आते होंगे और फिर आपके टीचर से आप पूछते होंगे तो आपको वो ऐसा ऊट पटांग जवाब देते होंगे अपनी बात को साधने के लिए, बस अपनी बात सही साबित करना है।
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बात सही है उसको सीखना चाहिए, स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, मिसगाइड कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी सवाल का जवाब नहीं आता है, आप स्टूडेंट से समय लीजिए और आपको उसको बताइए, बेटा मैं आपको कल बताऊंगा। क्योंकि स्टूडेंट को इस चीज़ से मतलब नहीं है कि उसको इंस्टेंटली जवाब मिलता है कि नहीं, मतलब इस चीज़ से होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को उसको सही जवाब मिलता है कि नहीं। तो मेरा उद्देश्य, अगर मेरे को कोई चीज़ नहीं आएगी तो मैं उसको रिसर्च करूंगा, पढ़ूंगा और तब स्टूडेंट को उसको क्लैरिफाई करूंगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, कितने काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, कितने तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, पहला जो टाइप है वो क्या है, नाउन या फिर नाउन फ्रेज। ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक नाउन हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे, यहाँ पे राहुल द्रविड़ वॉज अ गुड टेस्ट प्लेयर। बहुत ओल्ड एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। राहुल द्रविड़ एक बहुत अच्छा टेस्ट प्लेयर था, है ना। तो इसमें राहुल क्या है, राहुल इसके अंदर एक नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए एक नाउन फ्रेज भी हो सकता है जिसके अंदर एक जेरेंड भी आ सकता है। जैसे इस एग्जांपल पे देखिए आप, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अभी यहाँ पे क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई है, आईएनजी फॉर्म आ गई है। और आईएनजी फॉर्म जो होती है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होने के साथ साथ जेरेंड भी होती है। और जेरेंड क्या होता है वो आगे वाले चैप्टर्स में मैं आपको डीपली बताऊंगा दोस्तों। और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, रनिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। रनिंग जो है वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। तो इस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट जो नाउन और नाउन फ्रेज है उसके अंदर क्या किया है हमने, किसी नाउन को एक सब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट कर दिया है। अब दूसरा हम आते हैं एजेंटिव सब्जेक्ट दोस्तों। एजेंटिव सब्जेक्ट मतलब जिसे आप कर्ता बोलते हैं, यानी कि डूअर बोलते हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो कोई ना कोई सेंटेंस में कुछ ना कुछ काम करता है, जो एक्शन करता है। जैसे आई एम गोइंग टू विलेज टुमारो, है ना, माई डैड इज़ अ पॉलिटिशियन। तो इसमें क्या है, सॉरी ये सेकंड वाला जो एग्जांपल है वो यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, लेकिन आप इस फर्स्ट वाले एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। आई एम गोइंग टू विलेज टुमारो एंड वी शैल प्ले अ क्रिकेट मैच इन द इवनिंग। हम शाम को क्रिकेट खेलेंगे, है ना। अभी कोई बाहर मत जाओ, नोबडी विल गो आउटसाइड, कोई बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी डूअर की बात कर रहे होते हैं, काम करने वाला होता है एक एजेंटिव सब्जेक्ट। और तीसरा दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे है इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट। इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट मतलब प्राकृतिक शक्तियाँ। प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे कि फ्लड, स्टॉर्म, ड्रॉट मतलब सूखा, लैंडस्लाइड आप जानते हैं भूस्खलन, एवलेंच हिमस्खलन, थंडर, लाइटनिंग, अर्थक्वेक, वोल्केनो और टॉर्नेडो, सुनामी। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आप देखते होंगे दोस्तों जो कि एक प्राकृतिक शक्तियाँ होती है। तो इनको हम इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट के तहत लाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, फ्लड किल्ड 10 इन असम। इस तरह के आप हेडलाइंस देखते होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों वो क्या है, फ्लड है। तो फ्लड यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो ये कौन सा सब्जेक्ट है आप मुझे बताएंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, ये इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, नंबर 4 पे आता है रेसिपिएंट सब्जेक्ट। तो रेसिपिएंट जो शब्द बना है वो रिसीव से बना है। तो इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करता है, तो उसको हम बोलते हैं रेसिपिएंट सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने दिया है, सचिन रिसीव्ड द भारत रत्न। सचिन ने भारत रत्न पाया या रिसीव किया। तो ये हुआ दोस्तों रेसिपिएंट सब्जेक्ट। 5वां आता है दोस्तों टेम्पोरल सब्जेक्ट। इसका अर्थ, इसका जो मतलब होता है वो टाइम से होता है। तो किसी किसी सेंटेंस में आप देखते होंगे कि टेम्पोरल सब्जेक्ट होने, यानी कि उसमें एक टाइम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, टुमारो इज संडे, कल संडे है। अब इसमें टुमारो क्या काम कर रहा है, कोई नाच रहा है, गा रहा है, कि तुमको छेड़ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, आप कैसे पकड़ पाओगे एक सब्जेक्ट है। बहुत से लोग कहते हैं सर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अरे भाई विद्वानों जरा रुको, ये एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है? टेम्पोरल सब्जेक्ट है। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 अक्टूबर इज अ ड्राई डे। तो इस तरह के ढेरों एग्जाम्पल आपके सामने आते होंगे। तो बहुत सारे बुद्धिमान क्या कह देते हैं, ये तो सब एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये पहले आ गया है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं नंबर 6 पे। फिर आता है इवेंटिव सब्जेक्ट, यानी कि इवेंटिव सब्जेक्ट से मतलब होता है इसमें कोई घटना वगैरह होती है, घटना, दुर्घटना, कोई कार्यक्रम वगैरह, ये सारी चीज़ें इवेंटिव, इवेंट से ये वर्ड बना है इवेंटिव। जैसे कि हिज बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड टुमारो, कल उसका बर्थडे मनाया जाएगा। आप हिज की जगह माई कर दो ना, माई बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड टुमारो, है ना। और द ओथ सेरेमनी ऑफ द PM हैपेंड यस्टरडे। तो द ओथ सेरेमनी ये क्या है, ये एक इवेंट है। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह ये एक इवेंट है। और नंबर 7 पे आता है लोकेटिव सब्जेक्ट। अब लोकेटिव सब्जेक्ट मतलब लोकेटिव वर्ड का इससे बना, लोकेशन से। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, भरतपुर इज़ द ईस्टर्न गेट ऑफ राजस्थान, पूर्वी द्वार है भरतपुर राजस्थान का। तो भरतपुर इसमें क्या कर रहा है, आपको डांट रहा है, मार रहा है, खा रहा है। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या स्टुपिडिटी करते हैं, बोल देते हैं साहब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये आगे कैसे आ गया। नहीं है यार एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है, आपने तो डूअर दिमाग में बैठा रखा है। ये लोकेटिव सब्जेक्ट है, ये एक लोकेशन के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, केवलादेव वर्ड सेंचुरी लाइज इन भरतपुर। केवलादेव वर्ड सेंचुरी जो है वो भरतपुर में पड़ता है। तो इस तरह के बहुत सारे ढेरों एग्जांपल्स आपके सामने आते होंगे और आप कंफ्यूज हो जाते होंगे।
नंबर 8 अफेक्टेड सब्जेक्ट। अफेक्टेड सब्जेक्ट कौन होता है? जो खुद ही अपने काम के द्वारा किए गए काम से प्रभावित हो जाए। जैसे अ मैन फेल डाउन, एक व्यक्ति गिर गया। इन द स्टेयर्स लास्ट नाइट, कल रात को अंधेरे में एक आदमी सीढ़ियों पर गिर गया, तो अफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ वो। और नंबर 9 पे आता है दोस्तों पॉजिटिव सब्जेक्ट। पॉजिटिव सब्जेक्ट का मतलब आई हैव अ लग्जरी कार। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर ये हैज़ हैव हम जो यूज़ करते हैं, जो जिसके साथ में एक नाउन या फिर प्रोनाउन आता है, तो ये क्या है? ये हैज़ हैव जो आते हैं इनके साथ में दोस्तों पॉजिटिव सब्जेक्ट आता है, क्योंकि ये पोजीशन और रिलेशन का बताने का काम करते हैं। तो मेरे पास एक लग्जरी कार है, माई अंकल ओन्स अ बंगलो, मेरे अंकल के पास में एक बहुत बड़ा बंगलो है। ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में पॉजिटिव सब्जेक्ट आएगा। और नंबर 10 इज़ डमी सब्जेक्ट। तो डमी सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? डमी सब्जेक्ट मतलब एक इट होता है और एक देयर होता है। कभी कभी आपने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे होंगे जिसमें इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, तो ये डमी सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे, क्योंकि इनका सेंटेंस में कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अनग्रामेटिकल सेंटेंस नहीं तो वो हो जाएगा, ग्रामेटिकल का ग्रामर का स्ट्रक्चर टूट जाएगा। और मज़े की बात यह है कि इन दोनों ही डमी सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती है ना, वो कौन सी वर्ब आती है? हमेशा बी की वर्ब आती है। बी की वर्ब यानी प्रेजेंट में एम आर, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी शैल बी। और इट के साथ तो हमेशा सिंगुलर आएगी, और देयर के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों में से कोई भी वर्ब आ सकती है। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे, कल बहुत ठंड थी। देयर वॉज क्या है? देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इन द फेयर, मेले में बहुत सारे लोग थे। देयर आर 200 रुपीज़ इन माई पॉकेट, मेरे जेब में 2000 रुपये हैं। देयर इज़ अ मोबाइल देयर, वहाँ पे एक मोबाइल है। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस देयर और इट से आप देखते होंगे। ये किस तरह के सब्जेक्ट हैं दोस्तों? दीज आर डमी सब्जेक्ट्स, इनका सेंटेंस में कोई अर्थ नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत सारे, आप मोबाइल देखने के लिए जाते हो तो आजकल बहुत सारे जो दुकानदार होते हैं आपको डमी दिखाते हैं, और डमी कोई चलता थोड़ी है वो, लेकिन वो डमी से आप सारी चीज़ों को उसको देख पाते हो, क्या इसका वेट है, क्या मतलब कितना बड़ा है, लुक में कैसा लगता है। बाकी फीचर्स तो आप ओरिजिनल मोबाइल में ही देख सकते हो। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं। टोटल 9 या 10 प्रकार के सब्जेक्ट हो सकते हैं, और इसकी आपने डीप स्टडी के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे उम्मीद है इन चैप्टर्स को आप इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, तो अब आपकी इंग्लिश वास्तव में बहुत बेहतरीन होने वाली है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो लाइक कमेंट शेयर करो, चाहे मत करो, आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन शेयर के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा। ऐसे बच्चे जो रेगुलर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका तो भला हो ही रहा है, कुछ उनका भी भला हो जाएगा। दुआएं देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कृष्णा गौड़ है और मैं भरतपुर में ब्रिटिश इंस्टीट्यूट चलाता हूँ पिछले 13 सालों से। शुक्रिया।